टेम्पल के प्रीस्ट को देखता है जो इलियाना से बोल रहा होता है, आपका मतलब टेम्पल के मेंबर्स की पढ़ाई से है। ये सुनकर इलियाना कहती है, हाँ, मैं यहाँ के मेंबर्स को बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ और खुद रेगनिवा के तरीके को महसूस करना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रीस्ट कहता है, ओह, कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। हालांकि टेम्पल के मेंबर्स के लिए कोई अलग पढ़ाई नहीं होती, लेकिन प्रीस्ट बनने के लिए पढ़ाई जरूर होती है। तभी इलियाना वहाँ पर एक बड़ी रकम दान करती है, जिसको देखते ही वो खुश होते हुए बोलता है, हम साथ रहते हैं और हमें रेगनिवा के तरीके को समझना सिखाया जाता है। ये सुनकर इलियाना कहती है, ठहरने की जगह कितने समय के लिए होती है? ये सुनकर प्रीस्ट कहता है, इसमें लगभग 2 साल लगते हैं। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है, 2 साल बिल्कुल सही समय है। तभी वो उसे कहती है, क्या मेरे लिए इन स्टडीज में हिस्सा लेना मुमकिन है? ये सुनकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है। तभी वो उसे कहता है, क्या आप प्रीस्ट बनना चाहती है? ये सुनते ही वो थोड़ा सा चौंक जाती है। तभी उसे कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं प्रीस्ट बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं रेगनिवा के और करीब आना चाहती हूँ। ये सुनते ही वो एकदम शांत हो जाता है और उसे ऐसा देखकर इलियाना की धड़कन काफी तेज हो जाती है। वो घबराते हुए सोचती है, क्या वो एक खराब जवाब था? लेकिन तभी प्रीस्ट एक स्माइल के साथ उसे कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि रेगनिवा तुम्हें हमारे पास लेकर आए। ये सुनते ही इलियाना कहती है, मुझे खुशी है कि मैं उनके तौर तरीकों को समझ पा रही हूँ, भले ही मुझे थोड़ी देर हो गई है। और प्रीस्ट वो तो काफी खुश दिख रहा था। तभी वो उसे एक लेटर देते हुए कहता है, ये रहा, ये प्रीस्ट बनने की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचने के लिए और समय लें, लेकिन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख आज ही है। पेपर जमा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन तैयारी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय है। ये सुनते हुए इलियाना उसे पेपर ले लेती है। प्रीस्ट आगे उसे बोलता है, क्या आप वाकई इससे सहमत हैं? ये सुनते इलियाना मैग्नस को याद करते हुए सोचती है, यात्रा के लिए शायद इतना काफी हो, लेकिन मैग्नस का क्या? तभी वो उसे पूछती है, अगला सेशन कब है? ये सुनकर वो कहता है, 2 साल में। तभी इलियाना अपनी मुट्ठी मीचते हुए सोचती है, मुझे लगता है कि ये ठीक है, भले ही वो ब्रेन वॉशिंग से ठीक हो जाए। कार्ल वैसे भी उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, अगर मैं उसके पास ना भी रहूं तो भी मैग्नस ठीक रहेगा। तभी वो उसे कहती है, मैं 2 हफ्ते में आपके साथ जुड़ जाऊंगी प्रीस्ट के स्टडीज में। तब हमारा सीन चेंज होता है और हमें इलियाना के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे नौकर इधर उधर जाते हुए काम कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर इलियाना भी आ जाती है। और जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर एक वास्तु टावा होता है। तभी एक मेड वहाँ आकर कहती है, वेलकम बैक माई लेडी। तभी इलियाना उसे पूछती है, यहाँ पर क्या हुआ है? तब वो मेड उसे बताती है, हमें एक जरूरी मैसेज मिला है कि मैनर में कुछ दिक्कतें हैं, हम अभी जरूरी चीजें तैयार कर रहे हैं। तभी इलियाना उसे कहती है, तो फिर फादर? तब वो मेड कहती है, वो मैनर की ओर तेजी से भागे है। ये सुनते ही वो एक गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, ठीक है, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो मेड कहती है, मैं किचन में बता दूंगी, आपकी शाम सुकून भरी हो माई लेडी। तब वे इलियाना को देखते हैं जो सीढ़ी चढ़ते हुए मुड़कर उस टूटे हुए बांस को देखती है और अपने मन में सोचती है, इंफॉर्मेशन, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए। मैग्नस की ब्रेन वॉशिंग का असर जितना हो सके उतना कम करने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि असल में उन दोनों के बीच क्या हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे एक भी डायरी नहीं मिल रही है। आमतौर पर यहाँ आसपास सीक्रेट ड्रॉस होते हैं। और तभी उसे ढूंढते हुए वो ड्रॉ मिल जाता है और तब वो वहां से एक बुक निकालती है और कंफ्यूज होकर कहती है, एक नोटबुक? और फिर वो उसे खोलकर पढ़ती है। 7:32, 21 मार्च इम्पीरियल ईयर 1920, 3 सितंबर इम्पीरियल ईयर 920, 4 फरवरी इम्पीरियल ईयर 921, 2 अप्रैल इम्पीरियल ईयर 921, 5 नवंबर इम्पीरियल ईयर 927। मुझे एक खोया हुआ जानवर मिला। 6 नवंबर इम्पीरियल ईयर 927। वो जानवर एक सुनहरा ड्रैगन था। ये पढ़ते इलियाना कहती है, जानवर सुनहरा ड्रैगन? मैग्नस? क्या ये इलियाना की डायरी हो सकती है? क्या ये क्या है? इम्पीरियल कैलेंडर के अनुसार अभी ईयर 930 चल रहा है, लेकिन क्यों ऐसी बातें उसकी डायरी में है? 13 नवंबर इम्पीरियल ईयर 1931। वो जानवर भाग गया है। ये पढ़ते हुए वो उस पेज को पलटती है और उन्हें देखकर कहती है, ये तारीख क्यों? अगर ये इलियाना की डायरी है तो इस पर सिर्फ 1930 की तारीखें होनी चाहिए। तब वो उस डायरी को आगे पढ़ती है। 4 अप्रैल इम्पीरियल ईयर 931। मैंने उस मॉन्स्टर को किताबें दी। पहले स्वर्ण ड्रैगन को ताज पहनने के लिए चुना गया है। ये सब मूर्ख है। 24 जुलाई इम्पीरियल ईयर 931। मैंने रास्ते में जांच की और पाया कि एंटीडोट गायब हो गया है।
अब समय आ गया है 6 सितंबर इम्पीरियल ईयर 1931। मैंने भाड़े के सैनिकों को आदेश दिया कि अगर मॉन्स्टर भाग जाए कि वो उससे थोड़ी देर लड़े और फिर उसे जाने दें। 13 नवंबर इम्पीरियल ईयर 931। मॉन्स्टर भाग गया। एक अजीब लेडी उसकी देखभाल कर रही है। वो एक फिजिशियन है। ये पढ़ते ही वो चौंक कर कहती है, क्या उसने जानबूझकर उसे जाने दिया? जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ उतना ही ये अजीब लग रहा है। तभी वो उसका अगला पन्ना पलटती है और आगे सोचती है, क्या इलियाना ग्लेन को सच में उम्मीद नहीं थी कि मैग्नस भाग जाएगा? वो हमेशा एंटीडोट अपने पास रखती थी और लगातार मैग्नस को उसके बारे में बताती रहती थी। जिस दिन मैग्नस ने एंटीडोट चुराया उस दिन भी एंटीडोट गायब है। उसने उसका जिक्र ऐसे किया मानो वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। तभी वो उस डायरी को आगे पढ़ती है। 24 दिसंबर इम्पीरियल ईयर 927। सुनना ड्रैगन ही वो है जिसने बीस्ट को छोड़ दिया। 4 जून इम्पीरियल ईयर 928। मर जाओ। 8 दिसंबर इम्पीरियल ईयर 928। वो जानवर मुझे देखकर अभी मुस्कुराता है। किसी दिन वो इसी चेहरे से मेरे दिल में तलवार ठोक देगा। 14 जुलाई इम्पीरियल ईयर 929। उस जानवर ने आखिरकार सवाल पूछना शुरू कर दिया। 12 जनवरी इम्पीरियल ईयर 930। वो समय जल्दी ही आएगा जब मुझे उस मॉन्स्टर को ज्ञान देना होगा। और संदेह करो मेरे जानवर, मुझसे नाराज हो जाओ और मुझे कोसने लगो। तभी इलियाना उसे पढ़कर कहती है, उसे सिर्फ ये शक नहीं था कि मैग्नस भाग सकता है। मैग्नस को वश में करना और उसे भगा देने से लेकर एम्बर के राज्याभिषेक तक और फाइनल रिवेंज तक पूरा प्रोसेस इस तरह था उसका प्लान। अरे रुको, लेकिन फिर भी ये डायरी क्या है? साफ है कि ये इलियाना के नजरिए से लिखी गई है। क्या इसका मतलब है कि उसमें फ्यूचर देखने की एबिलिटी थी? ये देखते हुए कि उसमें सपनों को बदलने की पावर्स थी, ये निश्चित रूप से मुमकिन है। लेकिन सच कहूँ तो कोई ऐसा हो सकता है जो इस सब के पीछे हो। सिर्फ इलियाना की न्यू पावर्स का कारण ऐसा होने के बजाय अगर वो वही पर्सन है तो उसका मकसद सिर्फ इस डायरी को आगे पहुंचाना नहीं होगा। हाँ, ये रहा आखिरी पन्ना। 18 अगस्त इम्पीरियल ईयर 935। ये इलियाना की एकमात्र नोटबुक है जिसे उसने निर्वासन के दौरान छुपा कर रखा था। उसने अपने आखिरी वर्ड्स इसी आखिरी पन्ने पर लिखे थे, अगर तुम होते तो यहाँ क्या लिखते, मुझे अभी भी नहीं पता। ये पढ़ते ही वो अपना सर पकड़ लेती है और अपने आंखों में आंसू लिए अपने मन में सोचती है, ये ऑथर ही है, सिर्फ ऑथर ही ऐसा कर सकते हैं। ऑथर बार बार ये क्यों कहता है कि उसे नहीं पता है? क्या मुझे इसका जवाब ढूंढना है? क्या तब मैं घर लौट पाऊंगी? हाँ, मैं इस डायरी का इस्तेमाल करके जवाब को ढूंढ सकती हूँ। तारीखों के बगल में लिखे हुए ये नंबर क्या है और इलियाना ने ये सब क्यों प्लान किया? क्या इसका उद्देश्य मैग्नस को एम्ब्रियो बनाना था या क्या इसीलिए कि वो उसे प्यार करती थी? इसमें से किसी बात का भी कोई मतलब समझ में नहीं आता। कहानी सिर्फ उसके मौत के साथ खत्म नहीं हुई। मैग्नस को इलियाना की असलियत पता चल गई और उसने ग्लेन परिवार के खून से जुड़े हर उस पर्सन को उसके सामने ही मार डाला। इलियाना को एक ऑडिशन में बंद कर दिया गया और वो अकेलेपन में जिंदगी गुजार रही थी। भले ही इलियाना मैग्नस से प्यार करती थी, क्या उसका प्यार इतना कीमती था कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? ये सब सोचते हुए उसे अपने पास्ट की मेमोरी से आने लग जाती है। तभी वो बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसे इमोशंस व्यर्थ है, मैं अब थक चुकी हूँ, बाकी चीजों के बारे में कल सोचेंगे। खैर, कम से कम आज मैंने प्रीस्ट बनने की पढ़ाई का मामला तो निपटा ही लिया है। काफी समय बाद आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। अब सोने का समय हो गया है। दूसरी तरफ हमें मैग्नस के यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर एक आदमी उसके पास जाते हुए कहता है, शिट, मुझे दवा ला के दो, जल्दी करो। ये सुनकर वो दूसरा आदमी उसे दवा लाकर दे देता है और कहता है, क्या तुमने फिर सुबह ब्रोकर की सलाह के अनुसार कम डोज नहीं दी थी? ये सुनकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, उसे लत है, इसलिए उसे कभी भी दौरे पड़ सकते हैं। तब वो मैग्नस का मुंह खोलकर उसे एंटीडोट पिला देता है और बोलता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ऐसा हो तो उसे ये दवा दे दे। फिर मैग्नस को देखते हैं जो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लेडी लियाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? तब वो उसी कई बातों को याद करता है, मैग, तुम जानवर नहीं हो। ये याद कर वो अपने मन में कहता है, अगर मैं तुम्हारा जानवर नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं एक इंसान हूँ और तुम पहले के मुकाबले अब ज्यादा प्यार करने लगी हो। लेडी लियाना, लेडी लियाना, लियाना, क्यों मुझे यहाँ अंदर बंद रहना क्यों पड़ रहा है? अगर मैं बाहर जा सकता मेरे लियाना के पैरों को चूमूंगा। और तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर मैक को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, डार्कनेस, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है, बुरे सपने मुझे फिर से परेशान करेंगे।
प्लीज कोई मुझे कर्माहट दो। और ये वो रोते हुए बोलकर कांप रहा था। और तभी उसके पास एक हाथ आता है। धीरे धीरे उठो मैग्नेस। ये सुनकर वो उठता है और कहता है लेडी लियाना। लेकिन तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है आज हम जंगल के उस हिस्से में शिकार करने जाएंगे, हमें फॉलो करो। ये देखकर मैग्नेस काफी हैरान था। तभी वो पर्सन कहता है अरे बेवकूफ, बस वहीं बैठे मत रहो, हमारे पीछे आओ। और तभी हमें मैग्नेस दिखाया जाता है जो उसे कहता है भाई। और ये है मैग्नेस की पास्ट की यादें। तभी उसका भाई आगे जाते हुए कहता है अच्छा शिकार करो फिर हम तुम्हें मानेंगे। ये सुनकर वो कहता है गेम। तब वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं आज हमें क्या शिकार करना चाहिए। तब दूसरा वाला बोलता है क्यों ना ऐसे हिरन का शिकार करें जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता हो। ये सुनकर वो कहता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बेवकूफ और कमजोर बिल्कुल उसी की तरह। तभी मैग्नेस कहता है लेकिन किसी बेगुनाह जानवर को मारना थोड़ा। तभी वो लोग वहीं रुक जाते हैं और मुड़कर उससे कहते हैं क्या अब भी नहीं कर सकते तुम सच में? क्या तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हें हमारा छोटा भाई माने? ये सुनकर मैग्नेस कहता है मैं चाहता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपनाएं। तभी वो लोग उसे उबास कर लेते हुए कहते हैं खैर हमें तुम्हें अपना मानने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुम बस किताबें पढ़ते हो और ऐसी फालतू चीजें साथ ले घूमते हो, बेवकूफ। तो ये क्या है, सैंडविच? तो नौकरानियों ने सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाया है ना? आम लोगों की देखभाल करने के बदले तुम्हें बस यही मिलता है? क्या बढ़िया दावत है। और तभी वो सैंडविच को नीचे फेंक देते हैं और उसका भाई वो हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी आज आखिरी दिन है, अब बहुत हो गया। ए बेवकूफ, हमारे पीछे आओ, बस वही करो जो हम कहें, ठीक है कुत्ते? ये सुनकर मैग्नेस उनसे कहता है हाँ सर। और उसके बाद उसके भाई को देखते हैं जो उसके नेक पर तलवार रखा हुआ होता है और वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर होते हैं। उसका भाई कहता है बहुत बढ़िया कुत्ते, धीरे धीरे पीछे हटो। ये सुनकर वो कहता है क्या, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों? तब उसका भाई कहता है तुम बहुत ज्यादा बीच में आते हो। तभी वो उसे पीछे पुश कर देता है जिस वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसका भाई हंसते हुए उसे कहता है गुड लक मैग्नेस, जानवर तुम्हें फाड़ डालने का इंतजार कर रहे हैं इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और तभी मैग्नेस वो जाग जाता है और काफी ज्यादा घबराते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगता है। उसे ऐसा देखकर इलियाना कहती है इट्स ओके, ये बस एक सपना था, ये सच नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। क्या तुम ठीक हो मैग? उसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है और कार्ल से कहती है तो उस दिन दौरे पड़ने के बाद से वो सो ही रहा है। तब कार्ल उससे कहता है हाँ लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी शारीरिक रूप से ठीक होने की एबिलिटी कमाल की है, इस रफ्तार से शायद आपको उसे और दवाई देने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर इलियाना कहती है क्या ये ठीक रहेगा? तब कार्ल कहता है उसे विड्रॉल के लक्षण महसूस हो गए लेकिन वो बच जाएगा। ये सुनकर इलियाना उसे कहती है ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा जो एम्प्लॉय हमेशा तुम्हें लेने आता है वो तुम्हें बाकी का पेमेंट दे देगा, तुम्हें अब इस जगह आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बात को सीक्रेट रखना कितना जरूरी है। ये सुनकर वो कहता है अब जिस बात को लेकर परेशान है वो कभी नहीं होगी। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है और इलियाना भी घर की ओर लौटने लगती है। तभी वो कमरे को खोलते हुए एक गहरी सांस लेती है और उसे खोलकर अंदर आ जाती है। फिर वो मैग्नेस को देखकर कहती है क्या तुम अब शांत हो गए हो? ये सुनकर वो कहता है हाँ लेडी लियाना। और फिर वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर इलियाना के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें अभी भी घबराहट में पसीना आ रहा है। और इलियाना के टच से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है तुम्हें आए हुए काफी समय हो गया है। ये सुनकर वो कहती है मैं बहुत बिजी थी। फिर मैक कहता है तुम्हें सिर्फ मेरी ही परवाह नहीं करनी है, इससे जाहिर है कि तुम बिजी होगी। ये सुनकर वो कहती है थैंक यू समझने के लिए। तभी वो अपने मन में सोचती है वो बहुत बदल गया है, उसका रंग रूप अब बेहतर हो गया है और राय की महक भी अब हल्की हो गई है। तभी वो उसे कहती है तो मैंने सुना है कि आजकल तुम अक्सर किताबें पढ़ रहे हो, उन्होंने तुम्हें कैसा महसूस कराया? ये सुनकर मैक कहता है वो किताबें मजेदार थी, उनकी कहानियां किसी सपने जैसी थी। लेडी लियाना तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं जानवर नहीं हूँ? ये सुनकर वो थोड़ी खामोश हो जाती है। फिर वो उसे कहती है खैर इसीलिए क्योंकि तुम एक इंसान हो। तभी मैं उसे कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है एक इंसान? क्या मुझे भी एक इंसान बनना होगा? भले ही मैं ना चाहूँ। मैंने उस किताब में देखा जो तुमने मुझे भेजी थी कि इंसान हमेशा साथ में ही रह सकते हैं, उनमें यही लिखा था। लेकिन जानवर और उनके मास्टर के मामले में ऐसा नहीं है। जानवर ही एक ऐसे जीव है
जो अपने मास्टर के साथ रह सकते हैं जब तक कि मास्टर की मौत ना हो जाए। उसे सुनकर इलियाना अपने मन में सोचती है, मैंने एक बार कार्ल से पूछा था कि ब्रेन वॉशिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है। इस बारे में कोई सीमा समय नहीं बता सकता। कुछ मामलों में ये कभी भी ठीक नहीं हो पाता, लेकिन अगर ये जरूरी है तो एक तरीका है। अगर ये ब्रेन वॉशिंग है तो आप इस पर एक और कमांड जोड़ सकती है। कार्ल की बातों को याद करते हुए इलियाना सोचती है, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मुझे लगता कि ये इलियाना से अलग नहीं होता। मैं घर लौटने के लिए ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल कर रही होती, ठीक वैसे ही जैसे इलियाना ने अपनी इच्छाओं के लिए ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या हो अगर उसकी ब्रेन वॉशिंग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जबरदस्त हो? क्या हो अगर घर लौटने का एकमात्र तरीका उस ब्रेन वॉशिंग को खत्म करना हो? और तभी मैग्नस को देखते हैं जो उसे कहता है, अगर तुम मुझे अपना जानवर बनाए रखती हो तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा लेडी लियाना। ये सुनकर वो सोचती है, मुझे कब तक मैग्नस का लिहाज करना होगा। तब वो उसे कहती है, क्या तुम इंसान नहीं बनना चाहते? ये सुनते ही वो तुरंत कहता है नहीं। विलियाना कहती है, क्यों नहीं? फिर मैग्नस बोलता है, क्योंकि अगर मैं इंसान बन गया तो मुझे तुमसे दूर रहना होगा लेडी लियाना। ये सुनकर इलियाना कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर रहूं? ये सुनकर वो कहता है, क्यों? क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ लेडी लियाना। ये सुनकर वो कहती है, क्यों? तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मुझे वजह बताओ। ये सुनकर वो कहता है, बिल्कुल ऐसा इसलिए है क्योंकि। और तभी वो वहां पर अटक जाता है और कहता है, हाँ क्योंकि वजह क्या था? और वो हेजिटेट करने लग जाता है। मैं पसंद करता हूँ उसे। ऐसा देखकर वो सोचती है, देखा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था। जब उसका ब्रेन वॉश खत्म हो जाएगा और उसे सब कुछ पता चल जाएगा तो उसके पास मुझ पर मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होगी। जब मैं मैग्नस के साथ होती हूँ तो मुझे अजीब सी गर्माहट महसूस होती है और मेरे जज्बात उमड़ पड़ते हैं। कभी कभी मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि जो मैं महसूस कर रही हूँ हो सकता है कि वो इलियाना की जज्बात ना हो। लेकिन देखो, ठीक वैसे ही जिसे मैग्नस के ब्रेन वॉशिंग की वजह से एक रोबोट की तरह मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, एक कांपती हुई भावना है। बस इलियाना के बॉडी में बची कुछ ही निशानियां हैं। तभी वो मैग्नस से कहती है, इससे ज्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है मैग, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है। इंसान बनना एक नेचुरल बात है, तुम धीरे धीरे बदल सकते हो। ये बोलकर वो अपने मन में सोचती है, ये वर्ड ऐसे पर्सन के मुंह से आ रहे हैं जो उसे जानवर कहा करती थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन बातों में ज्यादा सच्चाई है। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ। तभी वो उसे कहती है, क्या तुम्हें टी चाहिए? तभी वो टी लेने के लिए वहां से आगे बढ़ती है। तभी मैग्नस कहता है, अगर मैं इंसान बन जाऊं तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा? ये सुनते ही तो वहीं रुक जाती है और फिर वो कप में टी डाल देती है। वहीं बैठकर पीते हुए कहती है, खैर शायद ऐसा ही होगा। ये सुनकर मैग कहता है, लेडी इलियाना, क्या आपको सच में इससे कोई परेशानी नहीं है? तब इलियाना उसे सामने टी का कप आगे करती है और कहती है, बैठ जाओ, चलो टी पीते हुए बात करते हैं। ये सुनकर वो वहां आकर बैठ जाता है। इलियाना अपने मन में सोचती है, उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए ये बात शायद नामुमकिन लगे, लेकिन बस कुछ ही सालों में मैग्नस बेरहमी से अपने दोनों बड़े भाइयों की जान ले लेता है और एम्पायर के इतिहास का सबसे खूंखार एम्परर बन जाता है। इस नॉवेल में साफ तौर पर ये नहीं बताया गया है कि मैग्नस ने अपने दोनों बड़े भाइयों को क्यों मारा। मुझे अब भी नहीं पता किस वजह से मैं पूरी तरह से बदल गया। तभी मैग्नस को देखते हैं जो टी पीते हुए उसकी ओर देखता है और तभी वो अपना मुंह फेरते हुए सोचता है, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। और तब वो मुस्कुराने लगता है। ये देखकर वो सोचती है, लेकिन मैं अभी भी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मुझे उस आदमी को भगाना ही होगा जो आगे चलकर एक क्रूर एम्परर बन जाएगा। इलियाना की डायरी मिले हुए एक हफ्ते हो गए हैं। तभी मैग्नस को देखते हैं जो उसे कहता है, आज आप कब निकलने का सोच रही है? तब इलियाना कहती है, मैं रात तक यहाँ रुकूंगी जैसे कि मैंने पिछली बार वादा किया था। तब वो आगे सोचती है, ऑथर के पूछे गए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत सोचा। तभी मैग्नस उसे कहता है, सच में क्या डॉक्टर कार्ल भी यहाँ है? ये सुनकर वो कहती है, कार्ल चला गया है, वो आज वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मैग्नस खुश होते हुए कहता है, ये तो अच्छी खबर है। तभी इलियाना सोचती है, मुझे बुरा भला कहो और मुझसे नफरत करो, इलियाना की डायरी में यही साफ तौर पर लिखा हुआ था। क्या मैग्नस को चोट पहुंचानी चाहिए और इलियाना पर से उसका भरोसा उठ जाना चाहिए ताकि उसके भागने की सभी शर्तें पूरी हो सके? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसे चोट पहुंचानी होगी घर लौटने के लिए। उसे इतना शांत देखकर मैग्नस कहता है, लेडी लियाना। और तभी लियाना उसे कहती है, टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे थक गई हूँ, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मैग्नस पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
और उसे कहता है, आपका क्या मतलब है लेडी लियाना? तब लियाना कहती है, मेरे अब तक ना आने की वजह भी वही है। अब मेरे लिए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। ये सुनते ही वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके हाथ से वो चम्मच नीचे गिर जाता है और वो एकदम खामोश हो जाता है। तभी लियाना अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि आज साथ रहने से हमारा कोई भला होगा। मैं वापस आऊंगी, इसे तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? अब मैग्नस वो तो पूरी तरह से चौंका हुआ होता है। तभी वो उसे कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, प्लीज मत जाओ। और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो आगे से कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम आज की रात मेरे साथ रुकोगी, प्लीज मत जाओ लेडी लियाना। ये सुनकर वो उसकी ओर देखती है और उसके हाथों से अपना ड्रेस छुड़ाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, छोड़ो। तभी मैग को देखता है जो उसे कहता है, लेकिन। और इस वक्त वो एकदम मासूम दिख रहा था। वो आगे रोते हुए कहता है, नहीं प्लीज मत जाइए। उसे सब देखकर इलियाना सोचती है, क्या मुझे और सख्त होने की जरूरत है? क्या सच में उसे फिर से ब्रेन वॉश करना ही एकमात्र तरीका है? क्या इलियाना की तरह ही? और तभी बाहर देखते हैं जहाँ बारिश शुरू हो जाती है और बाहर खड़ा हुआ कैरेजमैन वो ये देखकर कहता है, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है। और फिर कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर इलियाना मैग्नेस सर को थपथपाते हुए कहती है, शांत हो जाओ मैग। ये देखकर वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। इलियाना सोचती है, मैं नहीं कर सकती। पहले मैं इस सिचुएशन का मजा ले पा रही थी क्योंकि ये एक नॉवेल थी, लेकिन असल में ये एक अपराध है। और अगर मैं उसका ब्रेन वॉश कर दूं तो तब क्या होगा? ये जानते हुए भी कि मैग्नेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं एक हफ्ते में अपने प्रीस्ट की पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। ये बात बहुत दुखित है। और तभी मैग्नेस उसे कहता है, प्लीज मुझे हक कीजिए लेडी लियाना। ये सुनते ही वो बोलती है, मैग, जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था, तुम। और तभी मैग उसे पकड़ता है और कसकर गले लगा लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और मैग्नेस उसे गले लगाए हुए कहता है, अगर मैं जानवर ना होता तो क्या हालत अलग होते? अगर मैं एक इंसान होता और तुम एक जानवर होती, हम हमेशा साथ रह सकते थे। ये सुनते ही वो कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? और तभी बाहर एक जोरदार बिजली गिरती है। मैग उसे कहता है, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा लेडी लियाना। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करना, लेकिन लेडी लियाना, जिस दिन से आप बदली है, मैं सोच रहा था। उतने में वो उसके हाथों को रोककर कहती है, बदली हूँ? मुझे नहीं पता। तब मैग कहता है, सच में तुम्हें नहीं पता? मैंने तो तुरंत ही नोटिस कर लिया था। तुम्हारी आंखों में कुछ ज्यादा ही प्यार झलक रहा था। ये सुनकर वो चौंक कर सोचती है, खुद को संभालो, मैं उसे अपने बारे में और कोई जानकारी नहीं दे सकती। तभी वो मुड़कर उसे कहती है, लगता है जोरों से बारिश हो रही है, मुझे सच में जाना होगा। तभी मैग उसे रोकते हुए कहता है, भले ही तुम मुझसे तंग आ गई हो, क्या तुम मुझे मिलने आओगी जैसे अभी आई हो? ये सुनकर वो कहती है, मैं नहीं आऊंगी। तब मैग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें आना ही होगा, प्लीज मुझसे मिलने आओ। भले ही महीने में एक बार ही सही, अगर तुम्हें ज्यादा जहमत ना लगे तो बस एक पल के लिए सही आ जाना। तो प्लीज ये मत कहो कि ये आखिरी बार होगा। और ये बोलकर वो रोने लगता है। तभी इलियाना अपने मन में सोचती है, वो मुझसे इस तरह मिन्नतें कर रहा है, जबकि इसे जवाब पहले से ही पता है। तुम मुझसे अपनी तरफ देखने की गुजारिश करते हो और इससे मेरा दिल इतना दुखता है कि मानो फट ही जाएगा। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके आगे तुम्हें गिड़गिड़ाना चाहिए, और इस दर्द की वजह भी मैं ही हूँ। इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। तभी वो उसके हाथों को पकड़ती है और उस पर थपथपाती है। ये देखकर मैं उसकी ओर देखने लगता है। तभी एलियाना आगे सोचती है, हमें एक दूसरे के लिए ये करना होगा। तभी वो उसे कहती है, हेल्दी रहो और अपना ख्याल रखना मैग। ये बोलने के बाद वो वहां से जाने लगती है। उसे जाता हुआ देखकर मैग चिल्लाते हुए कहता है, लेडी लियाना, प्लीज मत जाइए। लेडी लियाना, मत जाइए, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तो प्लीज बस एक बार और वो रोते हुए ये कह रहा था, लेकिन इलियाना वही की ओर बढ़ती जा रही थी। वो दौड़कर वहां से जाते हुए सोचती है, ये मेरी इमोशंस नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो, दूर जाओ, मेरे दिमाग से बाहर जाओ, मेरे दिमाग से बाहर चले जाओ। और तभी बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। इलियाना शांत होकर सोचती है, भले ही मैं इलियाना बनकर ना रहूं, इसमें बस 2 साल लगेंगे। मुझे लगता है कि इन भावना को खत्म होने के लिए इतना समय काफी होगा। और तभी कैरेजमैन उसके पास आकर छाता रखता है। इलियाना आगे सोचती है, मैग्नेस के साथ मेरे रिश्ते का यही एंड होता है, गुड बाय मैग्नेस। दूसरी तरफ मैग्नेस को देखते हैं जो उस घर से बाहर आता है और वो वहीं बारिश में खड़ा हो जाता है।